नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर करने जा रहे हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें पूरा नंबर सिस्टम फिनिश कर देंगे। इससे पहले एक पार्ट आया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से लड़ते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना दोस्त कर रहे हो। तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए मैं आपके क्लास में आज के बेहतरीन सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच रखता हूँ। आपसे बस रिक्वेस्ट है छोटा सा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी आने वाला वीडियोज़ है आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो किताब है आपको पता ही है, थंबनेल आपने देखा होगा, ब्रह्मास्त्र किताब है और कितना महत्वपूर्ण ये किताब है। जो भी स्टूडेंट आज तैयारी करता है किसी भी नौकरी का उसको पता ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है शून्य की संख्या। देखिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर ये नंबर ऑफ जीरोज है क्या। पॉइंट को समझने का कोशिश करिएगा। नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में जीरो निकालना, यानी किसी व्यंजक में शून्य की संख्या। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, आगे मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, थोड़ा सा ये पढ़ना जरूरी है इसलिए मैं इतना पढ़ रहा हूँ। आइए मान लेते हैं कि हमें 24 गुना 13 गुना 52 गुना 27 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसे 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 गुना 13 के पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि आपने इन सभी को तोड़ा और अभाज्यों के पावर के रूप में आपने लिख दिया। स्पष्ट रूप से इस गुणनफल में कोई शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई 5 नहीं है। कहीं भी 5 आपको दिखा नहीं दिखा, तो यानी शून्य नहीं बनेगा। आगे कहता है, हालांकि यदि हमारे पास कोई व्यंजन इस प्रकार है, जैसे यहाँ 8 गुने 15 गुने 24 गुने 13, तो क्या होगा उसको समझिए। अगर कुछ ऐसा व्यंजन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि शून्य 2 और 5 यानी 2 और 5 के संयोग से बनता है, यानी इन दोनों को गुना करेंगे 2 और 5 को तो शून्य बनेगा। अब आप इस पे एक्सप्रेशन में देखेंगे तो 1 5 है, यानी इसमें से 1 2 लिया होगा और 10 बन गया होगा। क्या और 10 बन सकता है और शून्य बन सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, नहीं बन सकता। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन के लास्ट में आपको एक शून्य मिलेगा। वही बात यहाँ लिखा गया है, गुणनफल में एक शून्य होगा। आइए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। बस बहुत बेसिक है और एकदम बच्चों वाली है। आप 1 सेकेंड के अंदर इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट हो गया है बट फिर से जूम इन हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है उसको समझिए कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज इन अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला सवाल हम देखेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन ना लेने का है। देखिए मान लीजिए 7 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। आप एक चीज़ जानिए, शून्य बनाने वाला क्या क्या होता है। तो आपके माइंड में आज के बाद चलना चाहिए कि सर 2 और 5 मिल के शून्य बनता है, 10 बन गया, एक शून्य आ गया। अगर मैं लिखूँ 2 गुना 2 और गुना 5 तो आप कहेंगे सर अभी भी 10 ही बनेगा, यानी एक शून्य बनेगा। मैं कहूँगा और मैं लिखता हूँ 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5, अब कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 2 शून्य बनेगा, एक इससे और एक इससे। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी कितना शून्य बनेगा? आप कहेंगे सर इस बार एक ही शून्य बन पाएगा। क्यों बन पाएगा? क्योंकि इन दोनों शून्य बनाएगा, ये दोनों शून्य नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि इसको क्या नहीं मिला, इसको 2 नहीं मिला। तो आज की बात माइंड में रखिए, किसी भी एक्सप्रेशन में शून्य बनाने के लिए आपको 2 का भी नीड होता है और 5 का भी नीड होता है। अब गौर करके मुझे आंसर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। 2 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 5, अब कितना शून्य बनेगा? इसका मतलब क्या होता है कि 2 कितनी बार है? 2 है 4 बार और 5 है 5 बार। 5 कितनी बार लिखा गया? 5 बार। 2 लिखा गया 4 बार, तो शून्य बनेगा कितना? तो 4 शून्य बनेगा। क्यों? इसलिए 4 बनेगा कि 2 4 बार है और 5 ज़्यादा बार है, उससे कोई मतलब नहीं है। शून्य बनने के लिए 2 तो चाहिए होगा, तो इसमें से 4 5 निकलेगा और इस 4 2 के साथ शून्य बना लेगा, लेकिन एक 5 बेचारा बचा रह जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे करके देखना है, मतलब आपको पावर देखना है किसका ज़्यादा किसका कम, उतना ही शून्य बनेगा। जितना पावर कम, इसका कम या इसका कम, जिसका कम होगा उतना ही शून्य बनेगा। जैसे फैक्टोरियल की जब बात आती है तो फैक्टोरियल को पहले समझिए। जो लोग नहीं जानते, मान के चलिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल, एक लाइन या नीचे बूंदा, या ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्लियर है बात?
अब गुना करिए, लेकिन जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल लिखिएगा ना तो जीरो मिलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1। अब देखिए ये 5 और 2 मिलकर क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा ना, मतलब फैक्टोरियल के लास्ट में जीरो मिल जाएगा इसमें आपको। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि हमें 7 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल को 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1। अब यहाँ पे पता करेंगे कि शून्य कितना बनेगा, तो आप कहिएगा ये गलत बॉक्स कर दिया गया है, रुकिए मैं देख ले रहा हूँ क्या मिस्टेक है इसमें। अच्छा, ये तोड़ा गया है। इस 6 को तोड़ के 3 गुने 2 लिखा गया है, और इस 4 को यहाँ देखिए, इस 4 को तोड़ के यहाँ लिखा गया है 2 गुना 2। मतलब इसमें 2 कितना मिला आपको, 1 2 3 पीस 2 है, लेकिन 5 कितना है, मात्र 1 है। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ज़रा आगे कहा जा रहा है कि उपरोक्त अभिव्यक्ति में 5 गुने 2 का एक युग्म है। स्पष्ट है कि केवल 5 और 1 2 बहुतायत है, मतलब 2 ज़्यादा है, 5 एक ही पीस है। तो कह रहा है कि यह स्पष्ट है कि किसी भी क्रमानुगत मान में 5 की संख्या हमेशा 2 की संख्या से कम होगी। 5 का संख्या क्या होता है, कम होता है। इसीलिए किसी भी क्रमानुगत मान में यदि 5 की गिनती कर ली जाए तो शून्य की संख्या मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी मैं एकदम एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं बुक का बता रहा हूँ, आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो आप आराम से सुन लें। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा अपना देसी स्टाइल में, और आपको समझ में आ जाएगा। पहले बुक को समझ लीजिए क्या क्या है। कह रहा है एन फैक्टोरियल में कह रहा है कि भाज्य संख्या p की उच्चतम घात निकालने के लिए n बाई पी स्क्वायर और n बाई पी क्यू, यानी कि ये p कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये 2 5 10 20 कुछ भी पूछा जाए वो आप नीचे डाल के निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है वेयर जो x है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि आप भाग जब देंगे ऐसे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको डेसिमल में नहीं जाना है, सिर्फ क्वोशिएंट लेना है। मैं अभी समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन, फैक्टोरियल 47 है, में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि 47 में 5 से भाग देना है, फिर 25 से भाग देना है, और फिर 125 से भाग देना है। तो 5 से भाग जब इसमें लगेगा तो 5 9 45 लगेगा, तो सिर्फ 9 लिखेंगे, उसके बाद तो लग नहीं पाएगा क्योंकि मात्र 3 बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा 45 के बाद, 2 में तो 5 से लगेगा नहीं, इसलिए सिर्फ 9 लेंगे। 25 से इसमें भाग लगाएंगे, 25 1 जा 25 लगेगा तो 1, 125 से जब 47 में लगाएंगे नहीं लगेगा तो 0, आगे इसी तरह लगेगा नहीं लगेगा। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, 0 मतलब 10। हेंस द नंबर ऑफ जीरोज इन 47 विल बी 10। बात समझ में आई। यानी आपको पहले भाग देना है 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 का पावर 4, ऐसे ही हमेशा भाग देना है। एक और चीज़ सुनिए, अगर ये 5 निकाल रहे हैं आप, अगर आपका दिल करे कि 3 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, तो कुछ नहीं करना, उस समय क्या करना है 3 से भाग दे के निकाल सकते हैं फैक्टोरियल वाला सवाल में। क्लियर है। फिर से सुनिए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, माइंड में जाना भी तो चाहिए। यहाँ कह रहा है कि 300 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे कि बड़ा आसान है सर, 300 में हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि 2 तो बहुत मिलेगा, तो 2 ज़्यादा मिलेगा तो क्यों 2 चेक करना, 5 चेक कर लेते हैं ना जो कम है। फिर 25 से भाग देंगे, फिर 125 से, फिर 625 से, उसी तरह आगे डबल कर करके, मतलब स्क्वायर बढ़ाते रहेंगे। 5 से भाग देंगे 60 बार में, 25 से भाग देंगे 12 बार में, लेकिन पूरा पूरी यहाँ कट रहा है 60 बार में, यहाँ पूरा पूरी कट रहा है, इससे पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इससे 250 लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ लेंगे कितना, पूर्णांक भाग, डेसिमल में तो जाना नहीं है, प्लस सब जोड़ दीजिएगा 74, तो कितना आएगा फैक्टोरियल 300 में लास्ट में 74 जीरो आएगा। क्लियर हो गई ना फैक्टोरियल वाला सवाल। जीरो कैसे निकालिएगा, किसी और नंबर को भी पूछा जा सकता है आपको, वो यहाँ पे कह रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन का काउंटिंग ऑफ नंबर्स, संख्या की गिनती, कह रहा है कि काउंटिंग ऑफ डिजिट, अंकों की गिनती, हाउ मेनी टाइम्स 5 विल बी कम्स फ्रॉम 350 से 600। इसका मतलब क्या है पता है, जैसे आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, 350 लिखा गया तो इसमें 1 5 आया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ पे कहीं संख्या है, मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं 75 लिखा, इसमें 5 है तो हाँ सर है। मैं बोलूँगा 85 में लिखा, यहाँ 5 है तो हाँ 5 है। मैं 51 लिखूँगा, यहाँ 5 है तो हाँ 5 है। 55 लिखेंगे, यहाँ 5 5 है तो हाँ है। तो ये सब काउंट करते जाना है। मतलब 1 से शुरू करिए, मतलब कहाँ से,
350 से शुरू करिए और 600 तक में कितनी बार आया है 5, कहाँ कहाँ, उस सभी को आपको क्या करना है, जोड़ना है, संख्या बताना है कितनी बार आया है। तो कैसे निकालिएगा, इसका तरीका है, जो भी संख्या निकालना हो, 5 निकालना हो, 10 निकालना हो, किसी भी संख्या को आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं कि हर बार 5 ही पूछेगा, 6 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, कोई बात नहीं, जिससे पूछेगा आपको भाग लगाना है। इससे भाग लगाइए, 5 से लगाइएगा 120 बार में, क्लियर है। फिर 5 से लगाइएगा 24 बार में, फिर 5 से लगाइएगा 4 बार में। आप कहिएगा कि ये क्या कर रहे हैं आप, हम कहेंगे आप भाग लगा रहे हैं। 5 से लगाया आपने, 12 पच्चीस 60, 0। 5 से लगाया, पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, तो 5 दूनी 10, ध्यान रखिएगा, 5 दूनी 10, 20 आया, 5 चौका 20, इस बार पूरा कटेगा, लेकिन इस बार लगाइए, पूरा नहीं कटेगा। यहाँ भाग लगेगा, 5 चौका 20, 4 हासिल बच गया। अब तो 5 से नहीं लगेगा, अगर मान के चलिए ये बड़ा होता 5 से, तो और 5 से लगा देते, क्लियर हो गई। यहाँ मतलब अगर ये, और यहाँ से यहाँ जोड़ना है आपको, पहला छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ पूरा जोड़ना है। देखिए 120, 24, 4, ये सभी जोड़ दीजिए, यही आपको निकल के आएगा आंसर। लेकिन ये जो निकल के आया पूरा 1 से लेकर 600 तक में निकल के आया कि 148, 148 5 मिलेगा टोटल। जैसे पहला 5 कहाँ मिलता है, 5, दूसरा 5 फिर कहाँ मिलता है आपको, 15 में, फिर अगला 5 कहाँ मिलता है, 25 में, अगला 5 कहाँ, 35 में। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, अगला 5 45 में, उसके बाद 50 में मिल जाता है, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक में मिलता है 5, ठीक है। फिर 65 में, फिर 75 में, फिर 85 में, समझ रहे हैं बात, कहाँ कहाँ मिल रहा है, 95 में, 100 में नहीं मिलता है, इस तरीका के। क्लियर हो गई ये बातें। कोई भी संख्या पूछा जा सकता है, आप क्या करेंगे, इसी तरह भाग देंगे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन 600 तक का नहीं था, 350 तक का तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूछा है। तो 350 से पहले कितना है उसको निकाल लीजिए। तो 350 में 5 से भाग लगाइए, पूरा पूरी लग गया, 5 से लगाइए, पूरा पूरी लग गया, 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कितना बार में लगा रहे हैं वो लिख रहे हैं आप, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। 5 चौका 20 आप लगाए हैं, यहाँ पे 4 बार में वो लिखे हैं आप। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ डेसिमल लिखा है, मतलब ये जो रिमाइंडर उतार के लिखा गया, ये गलती मत करिएगा। जैसे देखिए 5 दूनी 10 इसमें लगेगा, तो यहाँ 2 लिखा गया है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, इसको छोड़ देना है। इन सभी को जोड़ लिया, पूरा आपने जोड़ा था 600 तक में 148, इसमें से इसको घटा दीजिए, 62 टोटल आएगा आंसर। और भी मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। 2 बार आने वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, 400 से 500 के बीच में 66 में आता है, 466 में एक बार, 500 से 600 में 566 में आएगा एक बार। आगे देखिएगा 600 से 700 के बीच में 660 आएगा, 669 आएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसमें कहाँ तक 9 को टोटल हो जाएगा, -1, 9 टाइम्स होगा। देखिए कहाँ कहाँ, 660, 61, 62, 63, पूरा 69 तक। तो 1 1 9 हो गया। उसके बाद फिर आगे अगर आप देखेंगे, 606 में मिलेगा, 616 ऐसे करके देखेंगे। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और फिर आपको जब टोटल जोड़ेंगे 9 9 9 ऐसे करके 1 1, टोटल मिलेगा आपको 20 बार। ये डायरेक्ट निकालना था। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट काउंटिंग, गिनती को लिखने के लिए आवश्यक अंक। जैसे हाउ मेनी डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 से लेकर 400 तक। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन पहले समझिए क्या कहा। क्वेश्चन कहा ना, मैं एक छोटा क्वेश्चन लिखता हूँ कि 1 से लेके 12 तक लिखने में कितना अंक यूज होगा। तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 डिजिट। 10 लिखते समय 2 डिजिट यूज हुआ, 11 में 2 डिजिट, 12 में 2 डिजिट, तो 2 2 4 2 6 और 9 9 6 15, टोटल 15 डिजिट का आप यूज करेंगे 1 से लेकर 12 तक लिखने में। यही क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है 1 से कहाँ तक, 400 तक। तो क्या करिएगा, देखिए नंबर ऑफ सिंगल डिजिट 1 से 9 तक होता है 9 पीस। 1 से 9 तक में कितना होता है, 9 9 नंबर है और एक एक डिजिट है तो 9। फिर नंबर ऑफ डबल डिजिट की बात करिएगा तो 10 से लेकर 99 तक। बात समझिए, इसको घटाइए आपस में, कितना आएगा, 90। अच्छा, आप कैसे जाने कि ये 90 आएगा सर, जब इसमें से ये घटाइएगा
10 में से 99 को, तो आपको कितना आएगा? 99 में से 10 हटाइए, 9 8 89 आएगा। तो फिर यहाँ 90 क्यों लिखा गया था? आपको पता होना चाहिए घटाने का नियम। जब भी दो चीज़ घटाते और पूरा पीस निकालना हो कितना पीस है उसके बीच, तो एक अपना लास्ट में जोड़ देते हैं आप, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को आपने घटाया, 90 आया। 90 में सभी में 2 डिजिट है, तो 2 से गुना किया, 180 डिजिट। उसी तरह नंबर ऑफ 3 डिजिट निकालने का है। 100 से कहाँ तक जाएंगे? 400 तक। कितना डिजिट होगा? तो 400 में से 100 घटाइए, 300 आएगा। एक जोड़ना पड़ेगा उसमें आपको, इसमें फिर 3 डिजिट है तो 903 हो जाएगा। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा ये वाला 9, ये वाला 180 और ये वाला 930। सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे इस टाइप का कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योगफल, जैसे फाइंड आउट सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम 1 से 100। 1 से 100 तक की संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योगफल ज्ञात करें। इसका मतलब समझे कि जैसे ऐसे समझिए, 1 में 2 जोड़िए तो 3 हो जाएगा, 3 में फिर 4 जोड़िए 7 हो जाएगा, 7 में फिर 5 जोड़िए 12 हो जाएगा। ऐसे जोड़ना है। फिर जब 10 में आएंगे ना तो 10 नहीं जोड़ना है, 1 जोड़ना है, 0 छोड़ देना है। फिर 12 में 12 नहीं जोड़ना है, 1 और 2 जोड़ना है। ऐसे डिजिट सब जोड़ना है। तो देखिए, सम ऑफ यूनिट डिजिट प्लेसेस, इकाई अंक का योगफल। तो पहले जानिए 1 से लेकर 9 तक। जैसे आप लिखते हैं 10 से लेकर, जब आप 10 से लिखते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ देखिए 1 से ले 9 तक मिला है डिजिट, है ना। तो उसी तरह फिर आप 21 से लिखेंगे, वहाँ भी मिलेगा 9, उसी 9 डिजिट मिलेगा टोटल। वही लिखा गया है कि 9 डिजिट कई बार मिलेगा? 10 बार टोटल मिलेगा। तो 450 यहाँ पे डिजिट आ गया। अच्छा, सम ऑफ 10th प्लेस पर बात करिएगा तो उसी तरह एक इकाई हो गया पीछे 1 से 9 तक, उसी तरह होगा 10 450। सम ऑफ 100 प्लेस, तो सैकड़ा एक ही मिलेगा ना 100 में, यहाँ पे तो एक ही है, तो फिर 1 लिखेंगे तो टोटल जोड़ देंगे 901 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हल्का सा सोचिए। यूनिट डिजिट तो मैंने समझाया, उसी तरह देखिए तो 10 लिखे हैं आप, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 1 होगा? ये 1 जो है 10 पीस होगा। उसी तरीका के जब आप 21 से चालू करिएगा तो 2 कै पीस होगा? 10 पीस। 2 भी 10 पीस होगा, 1 10 पीस हो गया, 2 10 पीस, उसी तरह 3 10 पीस, 4, ऐसे ही करके वही तो लिखा गया है कि 10 पीस सारा होगा 9 तक। तो एक तो ऐसे निकाल लिया आपने, एक ऐसे निकाल लिया। 450 450 है, एक 100 प्लेस पर 1 है, ये कहाँ गया? ये 1, ये वाला। मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे भाग का। कुछ नियम जान लीजिए, यूज होता है हर जगह, तो भाग का नियम जानते हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है कि वेन डिवाइजर इज 2 4 8 16 32, इस तरीका के जब ऐसा डिवाइजर हो तो 2 के पावर n के रूप में आप निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ाना पड़ेगा। और क्वेश्चन कहाँ है? तो जस्ट एक सेकेंड लीजिए, मैं आपके बीच क्वेश्चन रखता हूँ। यहाँ है, ये क्वेश्चन को देखिएगा। इतना बड़ा डिजिट है, इज डिविजिबल बाई 8 बिकॉज ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट इज 512 इज डिविजिबल बाई 8। बात समझ में आया? आप एक चीज जानते हैं, गौर से मेरी बात सुनेंगे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, आपको मैं कहूँ ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या कहिएगा? लास्ट वाला सर डिजिट हम देखेंगे और जान जाएंगे 2 से कटा है कि नहीं। 2 से कटने का नियम है 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट में, बट ये नियम भूल जाइए आप सबसे लास्ट वाला डिजिट में आप 2 से भाग देकर देखिए, अगर ये 2 से कटता है तो पूरा डिजिट 2 से कटेगा। ये जानते हैं पहले से? अच्छा, गौर से अब मेरी बात सुनिए। सेम डिजिट है, अब मैं बोलूँ कि 4 से चेक करिए, तो क्या कहिएगा? सर लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करेंगे 4 के लिए। ये 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या ही 4 से कट जाएगा। हम बोले कोई बात नहीं है भाई। ये अब बताइए इस डिजिट में 8 से चेक करिए, तो कहिएगा सर हम समझ गए, ये 3 डिजिट चेक करते हैं 8 के लिए। हम कहे 16 के लिए, तो कहिए कोई बात नहीं है सर, अब 16 का हम बता रहे हैं ना अभी। 16 के लिए हम लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं, तो ये 16 से 4 में भाग देंगे, अगर कट गया तो पूरा 16 से कटेगा।
लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देंगे, पूरा कट गया तो 8 से कट जाएगा। 4 से भाग देंगे। एक और बात, 2 के लिए 1 जीरो लास्ट में है तो 2 से कटता है। लास्ट में 2 जीरो हो तो 4 से कट जाता है। लास्ट में 3 जीरो हो वो 8 से कटता है। लास्ट में 4 जीरो हो किसी संख्या के वो 16 से कटता है। ये तो जानते भी होंगे, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो आज ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और बात गौर से सुनिएगा, ये कैसे जाने लास्ट का कितना डिजिट, तो इसका तरीका यही है जो वहाँ भी दिखाए थे हम आपको। 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है, या 2 के पावर 4 है। ये जितना पावर आ रहा है उतना ही डिजिट चेक करना पड़ता है। क्लियर हो गई ये बातें। तो इसमें हमने क्या किया, 8 से चेक करना था। 2 के पावर कितना है, 3 है ना, 8, तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लेंगे। और ये 512 8 से कट रहा है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 है। क्लियर हो गई। अब क्या है, वेन डिवाइड इज 3 एंड 9। 3 और 9 का तरीका है कि 3 सारे डिजिट जोड़ो, 3 से भाग दो, अगर कट गया तो पूरा डिजिट ही 3 से कटेगा। 9 का उसी तरह है कि 9 से भी सारे डिजिट जोड़ो, जो 9 से कट जाएगा दैट मीन्स वो 9 से कटेगा। और जो 9 से संख्या कटता है वो 3 से कटता ही कटता है। ये क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा संख्या दिया, करा डिविजल बाई 3 और 9 बिकॉज सम ऑफ इतना इज 27। 27 3 भी काट रहा है, मतलब इसको 3 काट देगा। ये 9 से भी कटेगा क्योंकि 27 9 से भी कटता है। उसी तरह एक और नियम लगता है, 5 25 125 ऐसे 5 के पावर n के रूप में चलता है। यानी कि आपको क्या करना है उसको समझिए जरा। कोई संख्या 5 के पावर 1 से तब विभाजित होती है जब अंतिम संख्या 0 या 5 हो। कोई संख्या 5 के पावर 2 से तब विभाजित होती है जब अंतिम संख्या 00 या 25 हो। कोई संख्या 5 के पावर 3 से तब विभाजित होती है जब अंतिम संख्या या तो 1000 हो, 3 जीरो हो, या 125 हो। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। यहाँ समझिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ये 125 से कटेगा या नहीं कटेगा। इतना इज डिविजिबल बाई 125 बिकॉज द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट। इसका लास्ट का 3 डिजिट जब देखिएगा आप तो ये 125 से कट रहा है, यानी ये पूरा नंबर ही 125 से कट जाएगा। क्लियर हो गई बातें। कोई संख्या के लास्ट में 3 जीरो भी होता तो 125 से कट जाता है। और आपको एक चीज़ याद रखिए, 125 से 1008 बार में कटता है। बहुत जगह ये यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ बोल दिया। वेन डिवाइजर इज 6, जब भाजक 6 हो। अब 6 का नियम देखते हैं, तो कोई भी संख्या 2 और 3 से चेक कर लीजिए। अगर कट रहा है ना तो वो 6 से भी कटेगा। जैसे इतना बड़ा संख्या है तो हम 6 से कैसे चेक करेंगे, तो हम लास्ट में देखेंगे 4 है, यानी 2 से कट रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से कैसे चेक करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे। अगर वो 3 से कटेगा दैट मीन्स ये 3 से कटेगा। क्लियर हो गई बातें। अब रूल जानिए 7 का और 13 का। कोई कह रहा है कि एक संख्या n 7 से विभाज्य है यदि विषम स्थानों के 3 अंकों का योग और सम स्थानों के 3 संख्याओं के योग के बीच का अंतर 7 से विभाज्य हो। इसका क्या मतलब है समझिए। यहाँ से यहाँ संख्या दिया डिविजल बाई 7, हाउ, कैसे, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम बीच से 2 भाग करेंगे। इधर से शुरू करिएगा, किधर से शुरू करिएगा, इस तरफ से 1 2 3, हमेशा 3 भाग पे आपको ऐसे स्लैश देना है। और अगर 3 डिजिट में नहीं पूर रहा है तो एक 0 दे दीजिए, समझे। अगर 3 डिजिट होता तो अच्छी बात है, 6 डिजिट होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में एक मिनट मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं जरा देखूं। मैं पढ़ लूँ यहाँ क्या लिखा है। दाएं ओर से इतना और इतना से 3 संख्याओं के समूह के शीर्ष पर प्लस चिन्ह से शुरू करते हुए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह को बारी बारी से लगाना शुरू करें। ये क्या मतलब है, इसका तो लॉजिक यहाँ पे क्या कह रहा है मैं देख ले रहा हूँ जरा। वैसे मैं अभी बता देता हूँ क्या है नियम, यहाँ पे क्या कह रहा है। एक सेकेंड दीजिए मुझे जरा। संख्या था मेरा 1 2 3, पता नहीं वहाँ क्या बता रहे, कोई नहीं। देखिए तरीका क्या है, बहुत आसान है। संख्या मेरा क्या था उसको जानिए। वो था मेरा 1 था, 2 था, 3 4 8 था, समझे।
यही था ना? हाँ यही था। तरीका क्या, मैंने क्या बताया आपको, इधर से 3 अंक शुरू करना है, ऐसे एक स्लैश देना है और पीछे एक 0 लिख देना है। बस इसको इसमें घटा देना है। क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है। जो घटा कर आया, अगर वो 7 से लग रहा है यानी पूरा संख्या ही 7 से कटेगा। ये लॉजिक है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? 11 का देखिए, सबका वही नियम है सेम। 11 में भी कह रहा है एक संख्या n से 11 से विभाज्य है यदि विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग के बीच का अंतर 11 से विभाज्य हो। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, एक तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं वो मेथड लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ देखिए, अरे जूम आउट हो जा रहा है। यहाँ देखिए 9 को 7 से जोड़ेंगे और 8 से जोड़ेंगे और इस 1 को इससे जोड़ेंगे और घटा देंगे। घटाने के बाद यदि वो 0 आया, 11 आया या 11 का कोई मल्टीपल है 22, 33 ऐसा कुछ भी आता है तो 11 से कटता है। या एक और टेक्निक आप लगा सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया। क्या है टेक्निक? इन दिस टेक्निक आपको इस तरफ से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस ऐसे आपको सोचना है, ठीक है? इस तरीके से सोचना है, दाएं। इसको इसके साथ ऐड करिए, इसको इसके साथ ऐड करिए और इन दोनों को ऐड करके घटा दीजिए। 22/11, 11 से लग जाएगा। अगर ये संख्या लग रहा है 11 से, दैट मीन्स पूरा संख्या 11 से कटेगा। मैंने जो बोला वो कीजिए। यहाँ पे लिखने से कन्फ्यूजन होता है। डायरेक्ट जब क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लगाइए, इसका इससे जोड़िए, इसका इससे। हो गया, एक एक आपने छोड़ के गया। अब इसको जो जो छोड़ा है उसको आप ले लीजिए और जोड़ के घटा लीजिए और देखिए कि 11 से कटता है कि नहीं। कटता है तो पूरा संख्या ही 11 से कटता है। क्लियर हुई बात है? 2 का तरीका, 1 मिनट, 12 है, 2 नहीं है। 12 का तरीका है 4 से और 3 से चेक कर लेंगे संख्या में। उसी तरह 14 का नियम होगा 7 से और 2 से चेक करेंगे, जो भी संख्या होगा। 17 का यहाँ कह रहा है 17 से चेक करते हैं। तो अंतिम अंक को शेष से 5 गुना घटाएं। यदि परिणाम संख्या 17 से विभाज्य है तो 17 से विभाज्य होगा पूरा संख्या। यानी कि इसका पूछ रहा है कि 391 17 से कटेगा कि नहीं। तो आप क्या करने के लिए कह रहा है कि आप 1 को लीजिए और 5 गुना करिए और इसी में से घटाइएगा। देखिए 39 में से इसका 5 गुना, 1 का 5 गुना करके घटाए 34 आएगा और 34 17 से कट रहा है यानी पूरा संख्या ही 17 से कटेगा। 17 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कभी कदार जरूरत पड़ जाता है कि कटेगा कि नहीं चेक करने के लिए। तो बड़ा आसान तरीका है। समझ में आया तरीका क्या है? कि लास्ट वाला को ले लीजिए और इसी बचा उसी में से इसका 5 गुना करके घटाइएगा। अगर कभी ऐसा आ जाए 7, 11 और 13 से टुगेदर, जानते हैं इससे एक मैजिक नंबर बनता है। मैजिक नंबर क्या है? जब किसी 3 अंकीय संख्या को 1001 से गुना किया जाता है तो वह स्वयं को दोहराती है और हमेशा 7, 11, 13 से विभाजित हो जाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ से आएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ देखेंगे 123, 123, 147, 147, 164, 164, 574, 574 रिपीट हो रहा है संख्या। और रिपीट होकर 3 को जब आपस में लिखा जाएगा ना, याद रखिए वो हमेशा जो होता है 7 से 11 से और 13 से कटता है। 7 से 11 से और 13 से कट जाता है। क्लियर है बातें? इस क्वेश्चन को देखिए, यदि गुणनफल इतना अगुना इतना 12 से विभाज्य है तो p का मान बताइए क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कह रहा है वी नो दैट 12 का चेक करने का तरीका 3 गुने 4, वो 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। तो आप इसको देखेंगे तो ये 4 से कट रहा है। 2 अंक लास्ट का देखिए 4 से कट रहा है ना। अब इसको जोड़ के देखिए, जैसे 8 4 12 और 6 4 10। तो अब यहाँ 12 है, 12 10 कितना हुआ 22, यहाँ से 22 आया। और आपको पता होना चाहिए 22 जब आया है तो ये 3 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया? 4 से लेकिन कट रहा है। अब इसको चेक करना है। यहाँ से 10 आया था, यहाँ पे देखिए 9 2 11,
दो लास्ट में 2 है, तो ऐसा संख्या यहाँ डालना होगा जिससे 4 से कट जाए। क्या हो जाए? 4 से कट जाए। और 3 से कटने के लिए भी ऐसा संख्या डालना होगा कि 3 से कट जाए। बात समझे? आप एक बात बताना मेरे को जरा, अगर ये संख्या को हम 3 से कटने वाला और 4 से कटने वाला बना देते हैं इसी संख्या को, तो क्या ये इसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा संख्या ही कट जाएगा? बात समझे? जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, तो बेसिक से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको लिखकर। अगर मैं कहा कि कहीं 4x लिखा हुआ है, तो मैं पूछूँ ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? मैं कहेगा क्यों नहीं कटेगा सर, 4 से जब ये कट रहा है तो मतलब x बार में कट जाएगा। अच्छा, मैं कहूँगा कि कहीं लिखा हुआ है 4 गुने 3, और मैं कहूँ 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा सर, कट गया 4 बार में। कैसे? 4 थी 12 रहता और नीचे 3 रहता था, क्या करते? 4 बार में आप काटते। क्लियर हुई ना बातें? तो वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ, यानी हम क्या करते हैं ना, सिर्फ इसी को 3 और 4 से कटने वाला बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आपको पता है? थोड़ा सा सोचने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम p के जगह पर 1 रखते हैं 1, तो देखिए ये 4 से कट जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा। और 1 रखते ही क्या हो जाएगा पता है? 9 और 1 10 और 2 12, 12 हो जाएगा, तो 3 से भी कट जाएगा, यानी कि p के जगह पर 1 आंसर होगा। उसी बात को यहाँ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है कि आपको समझ में आ जाए। आगे आइए, और भी कुछ मैजिक क्वेश्चन सब देखिए। यदि 7 अंकों की संख्या ये 40 से विभाज्य है, तो आपको कह रहा है 4x प्लस 5y का न्यूनतम मान बताइए। न्यूनतम बोलने का मतलब है x y का छोटा वैल्यू लेना है, बड़ा से शुरू मत करिएगा, मतलब 9 की तरफ से देखना मत करिएगा। यही क्वेश्चन में लिखा रहता बड़ा वैल्यू, तब हम क्या करते, हम 9 की तरफ से शुरू करते देखना। अब आइए, 40 को हम लिख सकते 5 गुने 8। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स लास्ट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, लास्ट 0 या 5। एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि सर लास्ट में यदि आप 5 रखते हैं तो 8 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि हमको चेक 5 और 8 दोनों से करना है। अंडरस्टैंड? सो y के जगह पर 0 होगा, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब बचा x की जगह पर ऐसा चीज़ रखेंगे 0 से पहले, यहाँ 0 हो गया, तो 0 से पहले ऐसा चीज़ रखिए जो 8 से काट दे। तो सबसे छोटा संख्या क्या रख सकते हैं? 1 रखने पर नहीं होगा, 2 रखने पर नहीं, 3 रखने पर नहीं, 4 रखने पर नहीं, 5 रखने पर नहीं, 6 से भी 8 नहीं कटेगा। सॉरी, 4 रखने पर कट जाता, 1 2 3 4, 8 से ना चेक करना था, 4 रखने पर कट जाता, तो x का वैल्यू क्या हो जाता? 4। क्लियर हुई बात है? कैसे मैंने सोचा, एक तरह एक से सोचा। अब इन दोनों को इसमें डाल के सॉल्व कर दीजिए। जैसे x का 4 तो 4 चौक 16 हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। यहाँ पे 40 नहीं आएगा क्या? यहाँ तो 0 तय है, पीछे में सॉरी माफ़ी चाहते हैं। यहाँ 4 रखने से काम नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ हमको यहाँ ऐसा संख्या रखना होगा, क्योंकि 8 का नियम है, लास्ट का 3 डिजिट को हमको चेक करना होगा। कितना डिजिट? 3 डिजिट चेक करना होगा। हम 2 ही डिजिट कर रहे थे, ये गलत कर रहे थे। तो देखिए, हम जान गए यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे अभी भरना है। तो हम सबसे पहले हम ऐसा सोचना चालू करेंगे संख्या जो कि मेरा काम आसान कर दे। बात समझ में आया? तो सोचिए जरा क्या रखा जा सकता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम 1 रखें, पहले हम 0 से रखते हैं, 0 रखते हैं तो 500 कटेगा? नहीं कटेगा 8 से। हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 48 49 50 51 30 आ जाएगा। तो 30 तो कटेगा नहीं 8 से, तो फिर हम 2 रख के अब देखेंगे। छोटा से शुरू कर रहे हैं क्योंकि न्यूनतम वैल्यू लेना है। तो 2 रख के देखिए, 52 0 हो गया, तो देखिए कट जाएगा। देखिए कट रहा है, क्योंकि 52 आ जाएगा, 8 छक 48 लगाइएगा, 48 और 4 52, 40 हो जाएगा, 8 5 40 कट जाएगा। यानी यहाँ बीच में क्या दिखा आपको? यहाँ पे सर 2 दिख रहा है, 2। यानी आप दोनों का वैल्यू निकाल लिए, 0 और 2, बस इसमें डाल के सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 गुने 4 गुने 2, तो 4 दूनी 8 आ गया, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूनतम वैल्यू 8। वही बात को यहाँ समझाया गया है। क्लियर हो रही है बातें? यहाँ देखिए, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या यहाँ से यहाँ तक
72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान बताइए। इस बार अधिकतम मतलब 9 से शुरू करेंगे चेक करना। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम 72 को तोड़ेंगे, तो जब 72 को कोई भी तोड़ेगा तो कहेगा सर इसमें 8 से चेक करना होगा और हमको 9 से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे आइएगा 5x2 है, तो बच्चा भी बताएगा मैक्सिमम वैल्यू, बड़ा अधिकतम मान, x के अधिकतम मान। तो यहाँ पे अधिक 9 से सोचना पड़ेगा आपको पहले। 5 9 2, तो जब 9 डालिएगा तो 8 6 48, 8 से 56 लगेगा, 57 58 59, तो 32 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 9 रख सकते हैं आप, बात समझे, 9 रख सकते हैं x का। क्यों रख सकते हैं 9, आपको समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेना है x का, तो यहाँ 9 से कट रहा है तो 9 होगा x का वैल्यू। अब आइए यहाँ 9 हो गया, अब हमको चेक 9 से करना है। 8 और 9 से करना था ना, तो 8 से तो चेक हो गया, तो यहाँ पे आ गया 9। अब देखिए शुरू करेंगे 9 से चेक करना, तो 9 का चेक करने के लिए इसको पूरा जोड़ेंगे, 9 से कटने वाला पुराना है नंबर। तो एक बात बताइए, 9 को हटाते जाइएगा। जैसे यहाँ 2 है, ये x के यहाँ पर 9 आया है ना, तो इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए 5 4 9 है, तो इसको भी भूल जाइए। अब 2 खाली याद रखिएगा। 7 और 2 9 हो गया ना, तो इसको भी भूल जाइए, इस 9 को भी भूल जाइए। जितना 9 आएगा उसको भूलते जाना है। फिर से सुनिए, यहाँ 9 हम चेक किए थे, 9, तो इसको भूल जाइए। 5 4 9 भूल जाइए। 7 और 2 9 भूल जाइए, 9 को भूल जाइए। अब 7 में क्या जोड़िएगा तो 9 पूरेगा, तो 2। लेकिन y के बारे में कुछ नहीं कहा है बड़ा या छोटा, था आप 2 ले लीजिए, बात समझे, क्योंकि x के अधिकतम मान के लिए ये, तो इसका 2 लिखिए। क्लियर हुई बात है? अब उसको डाल के सॉल्व करना है। इसमें y का मान क्या आ गया, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 में से 2 गया 16। देखिए आ गया ना आंसर 16। आगे बढ़े, यहाँ पे है इफ द 5 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab। ये जो है ना, जानते हैं 3 7 और 11 से कटता है, इसका मतलब नहीं रिपीट हुआ होगा संख्या, आपको पता है? या रिपीट नहीं, एक काम करिए, 3 7 11 का ना पहले एलसीएम लेके एक संख्या कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग कितना देर चेक करते रहिएगा। वैसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको एक कर लीजिए ना, सबसे आसान रहेगा। तो 3 7 11 का एलसीएम लीजिएगा, तो चूंकि गुना करिएगा तो 231 आ जाएगा, बात समझे। तो आप सोचिए ना कि यहाँ सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए और देखते हैं, मान के चलिए यहाँ 9 9 होता तो क्या होता है, इससे आप 9 9 में भाग दे दीजिए, मतलब 5 3 5 9 9, तो 2 3 1 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 7। तो आप करिए क्या, इसमें से 7 को घटा लीजिए, इसमें से 7 को घटा लीजिए। जब 7 हटाइएगा इसमें से, तो नंबर आपको ये मिलेगा, देखिए। तो लास्ट वाला संख्या क्या था, क्या था, ए और बी था ना, तो ए का मान 9 हो गया, बी का मान 2 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में डाल के सॉल्व कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, बड़ा एग्जाम छोटा एग्जाम कोई भी हो, डजंट मैटर, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं एक घूंट पानी पी लूँ जरा, आप जरा अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो ये रिपीट वाला आ गया ना, इसका मतलब है यहाँ पे भी होगा 4 x के जगह पर, यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा 9, 4 7 9 4 7 9। क्लियर है बात? देखिए ले लिया ना वही वाला जो मैंने बोला, और बस कैलकुलेट कर दीजिए इसमें डाल के, उतना तो कर ही सकते हैं। 7 11 और 13, 7 11 13 जो है रिपीट करने वाला संख्या बनाता है, क्योंकि 7 11 13 कभी गुना करके आपने देखा है क्या? आप ज़रा चेक करिएगा तो जानते कितना आएगा, 1001 आएगा। देखिए 7 गुने 11 गुने 13, 63 91 91 आएगा ना। और इसमें 11 से गुना करने का टेक्निक बताऊं, 1 का 1 लिख दो, आप इन दोनों को जोड़ दो, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, और इसमें जोड़ के लिख दो, मैजिक नंबर है ये।
यहाँ कह रहा है 2 के पावर 25, 2 के पावर 26 और 2 के पावर 27 किससे विभाज्य है? तो आप सबसे छोटा पावर को कॉमन ले लीजिए, 2 के पावर 25, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और इसका स्क्वायर 4, 4 और 2 6 1 7, तो यहाँ गुना में 7 आ जाएगा, मतलब ये पूरा संख्या 7 से कटेगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 से 1000 आर डिविजल बाई 17? ऐसा क्वेश्चन आता है 17 से, 5 से, 20 से, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर 100 के पास कौन है जो 17 से कटता है। तो इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया, मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ कैसे निकालिएगा। आप 17 से क्या करिएगा, पहले 100 में भाग दीजिएगा, तो 17 पचे 85, 17 छक्का 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तर से, 17 छक्का 2 तर से आता है ना, मतलब 102 नंबर जो है 102, ये क्या होगा, ये आपका 17 से कटेगा। तो पहला तो 102 मिल गया आपको। आप कहिएगा सर कैसे भाग आपने लगाया है? 17 छक्का 2 तर से लगाए हैं, मतलब 102 लगाए हैं। अरे भाई मैं भाग नहीं लगाऊँ, मैं एक उसके नज़दीक पहुँचा हूँ। 17 पचे 85 आता, समझिए बात को, 17 पचे 85 आप यहाँ से लगाए होते तो कितना नीचे लिखते? 15। तो आप क्या करते उस कंडीशन में, इसमें से घटाते कितना? 2, आप इसमें जोड़ देते। क्यों हम इसको इसमें से घटाएं और इसमें जोड़े? बिकॉज ऑफ ये फालतू नंबर आ गया। 100 में 85 तो कट गया, लेकिन ये 15 एक्स्ट्रा नंबर हो गया। यदि इसमें 2 और होता, कितना और होता? 2 और होता तो 17 हो जाता, तो भाग लग जाता, तो वो 2 को मैं इसमें ऐड कर लिया। यानी कि 102 नंबर जो है पहला नंबर है जो 17 से कटेगा। आज के बाद आप माइंड में रखिए, जैसे मान के चलिए 20 से पूछता है या 10 से पूछता है या 3 से या 11 से, तो कुछ नहीं करिएगा, जितना से पूछे आप भाग दीजिए। पहला वाला नंबर की बात बता रहा हूँ, ये टेक्निक, दोनों का 2 नियम है, इसका अलग नियम है, इसका अलग नियम है, ये याद रखिएगा। हम पहले वाला क्या ये बता रहे हैं, अभी हम 17 से इसमें भी भाग दे के बताएंगे, उसका नियम अलग है। तो 17 से आपने इसमें भाग दिया, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से घटा के इसमें जोड़ दीजिएगा। अच्छा, लास्ट वाला कैसे निकालते हैं? जितना हो आप 17 से पहले भाग दीजिए, तो 17 पचे 85, 5 1 0, तो अब कितना बार में लगेगा उसको अब चेक करिए ज़रा। तो 17 8 36 से होता है ना, 8 7 56, 5 8 5 13, ठीक है। यहाँ आएगा 4 और यहाँ 1 आएगा, बस समझे। ये 14 तो फालतू आ गया, तो आप ना इसमें से घटा के इसमें जोड़िएगा नहीं, तो आप आगे बढ़ जाइएगा, आपको पीछे ही रहना है, क्योंकि इतना से इतना के बीच पूछा है, 100 से 1000, तो इसको डायरेक्ट इसमें से घटा लीजिएगा। यानी कि 6 8 और 10, सॉरी 9 9 9, यही नंबर निकला, देखिए यहाँ पे है ना। तो ये तो डायरेक्ट लिख दिया, बट आप डायरेक्ट कैसे जानते? बुक वाला तो जान रहा था, तो हमने ये टेक्निक बता दिया आपको निकालने का। शुरू वाला नंबर रहे तो भाग दीजिए, रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से घटा के इसमें जोड़ दीजिए, और लास्ट से निकालना है तो 17 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आया इसमें से घटा लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। अब 17 से भाज्य चेक करना है ना, इतना के बीच कितनी संख्या 17 से लगता है। तो अब आप कैसे निकालिएगा उसको टेक्निक सुनिएगा। आपको ना यहाँ एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा दोस्त? एपी का मैं बताता हूँ कैसे। ये एपी का फॉर्मूला है, आपको लग रहा होगा कि एपी नहीं है, लेकिन एपी है, ये डायरेक्ट निकलता है। कैसे आया है, वो कहाँ से आया, मैं सब दिखा दे रहा हूँ अभी। देखिए, आप पढ़े होंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर टी एन, लास्ट टर्म है ना 986 बराबर में ए प्रथम टर्म यानी 102 और n-1 इंटू डी कितना है, इसके बीच में अंतर 17 का चल रहा है, तो यहाँ 17 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस होता है, सॉरी, तो 102 आके इसमें से घटेगा, तो 9 8 6 माइनस 102 और बटा के नीचे 17 आ गया, और यहाँ जो गौर से सुनिएगा, यहाँ जो 1 है माइनस में, इधर आके क्या हो गया प्लस में, बराबर n आ गया ना। यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है ना, यही चीज़। अब सुनिए,
ऐसा ना माइंड में रखिए, एग्जाम में हमेशा काम आएगा। क्या है तरीका कि अगर ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक सीक्वेंस बराबर हो तो लास्ट में से शुरू वाला घटा दीजिए और जितना डिफरेंस है उससे भाग दे दीजिए, एक जोड़ दीजिए, यही तो करना है। इसको इससे घटा के और जितना डिफरेंस चल रहा है 17 का भाग दे दीजिए, एक जोड़ दीजिए, 53 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। यहाँ कह रहा है कि 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य है। तो तीन अलग अलग संख्या से तो चेक नहीं करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके एक कर लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा 120 आएगा। तो 120 से आप 300 में भाग दीजिए, बात समझे। और जैसा वो नियम से बनाया वैसे बना सकते हैं, बट ये बड़ा डिजिट है ना तो तुरंत निकल जाएगा मुंह पर, समझे। जैसे 120 से अगर आप चेक करेंगे तो 300 के आगे क्या मिलेगा, तो 360, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 600, 12 6 72, 720 हो जाएगा। तो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, ये 3 को लेंगे तो 3 आंसर हो गया, डायरेक्ट निकल गया ये। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और ना ही 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ना एक टेक्निक लगा सकते हैं, मैं दूसरा तरीका बताने वाला था। यहाँ क्या कर रहा है, ये प्रायिकता का नियम तो नहीं लगा दिया कॉम्बिनेशन का। ध्यान दीजिए क्या करना है, बहुत बेसिक तरीका है। सबसे पहले क्या करिएगा, जितना देगा, ठीक है, आप 100 लिख लिए, आपको चेक करना है 3 और 5 से नहीं कटना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे 3 लिखिएगा, उसका एक कम करके 5 और एक कम करके गुना में। अब 5 3 15, 15 से ये 100 लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप चेक कीजिए, 15 से इसमें भाग दीजिए, गौर से सुनिएगा, इससे भाग दीजिए। 15 छक्का 90, तो 90 ले लीजिए, बात समझे, 90 ले लीजिए। 90 के अलावा जो बच गया उसका बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। 90 आपने ले लिया क्योंकि इससे कटने वाला लेना है, इसी के जस्ट नज़दीक। इससे ऊपर अगर कोई होता जो 100 के पास तक इससे कटता तो वो लेते, सबसे नज़दीक यही है। और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इससे काटिए 6 बार में, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। अब क्या कीजिए, आप क्या 90 के आगे देखिए, 90 के आगे 91 से लेकर 100 के बीच आप ये चेक कीजिए कि कौन कौन संख्या 3 और 5 से कटने वाला है, उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसको नहीं लेना है। तो बिटवीन 91 एंड 100 नंबर्स 95 एंड 100 आर डिविजल बाई 5 है ना। एंड ये और ये 3 से कटेगा तो आप ये सबको छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। हेंस देयर आर 5 नंबर्स विच आर नाइदर डिविजल बाई 3 नॉर बाई 5। टोटल हो गया आपका 48 और 5 53। दिस इज द आंसर। ऐसे करके आपको निकालना रहेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, एक पीछे करके लिखना है और इससे भाग दे के देखना है, जहाँ तक पहुँचेंगे वो ले लेना है और उसका जो बच गया उसमें भी चेक कर लेना है 3 से 5 से कटने वाला। हमारा जो नया टॉपिक अब हम लोग पास देखना है वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, समझे। शेषफल परिमेय, शेषफल निकालना है हमको, रिमाइंडर किसी भी संख्या में भाग देके। ये थोड़ा सा भास्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन हमको किसी तरह समझना है। आइए पहला क्वेश्चन से ही देखना शुरू करते। कह रहा है किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वो संख्या कौन सी है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, डिविडेंड बराबर डिविजर गुने कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। एक चीज़ जानिएगा, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है आपका ये दोनों में नहीं, डिविडेंड और डिवीज़र। यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चा को होते रहता है, क्या करे, कौन पहले कौन बाद में। तो इसका एकदम आसान तरीका है, जो बड़ा है आप उसमें भाग लगाते हैं। डिविडेंड का लेटर देखिए और इसका लेटर देखिए, आपने डिवीज़र से भाग दिया है डिविडेंड को, क्लियर रहेगा, हमेशा गलती नहीं होगा। ये जो बीच में है दिस इज नॉट ए डिविडेंड, ये बड़ा है तभी तो आप इससे इसमें भाग लगाए हैं। मतलब जो लेटर जिसमें ज़्यादा है वो बीच में रहता है और डिवीज़र से आप भाग लगाते हैं। और ये तो हर कोई जानता है, कोएफिशिएंट इतना बार में लगा और इतना रिमाइंडर बचा, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, कभी कदार देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, ढेरों कॉन्सेप्ट है। फटाफट देखिए कितना जल्दी सीख सकते हैं। रिमाइंडर्स आर एडिटिव, शेषफल योगात्मक होते हैं। योगात्मक होते हैं क्या मतलब है योगात्मक होते हैं,
क्वेश्चन है क्या यहाँ दिया हुआ? रुक जाइएगा, मुझे ज़रा एक बार देखने दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा देते हैं, इसे जल्दी समझ में आएगा। इसे अब लिखा हुआ है वो कंफ्यूज करेगा। देखिए, कोई कहा आपको ना कि 5 से 36 में भाग लगाइए, तो आप 5 से 36 में लगाइएगा तो 5 सत्ते 35, एक आएगा ना रिमाइंडर। आप जानते हैं इसको ऐसे भी कर सकते थे, 30 + 6 कर दीजिए, 5 से इसमें भाग लगाइए 0, और आप इससे इसमें भाग लगाइए 1, बीच में प्लस है तो प्लस करिए, आया ना एक रिमाइंडर यहाँ भी। आप कहिएगा सर इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 21 + 9 + 6, तो हाँ तोड़ सकते हैं। 5 से इसमें भाग लगाइए, 5 × 20, एक यहाँ से रिमाइंडर आया। 5 से इसमें लगाइए, 5 × 5, 4 यहाँ से रिमाइंडर आया। यहाँ देखिए 5 से इसमें लगाइए, 5 × 5, एक यहाँ से रिमाइंडर आया। सारे रिमाइंडर जोड़िए, 4 और 2 6, इससे बड़ा आ गया ना तो फिर भाग लगा दीजिए 5 से, एक बार में लगा, एक रिमाइंडर आ गया। ऐसे करके कुछ भी तोड़ सकते हैं इस 30 को, सॉरी 36 को, सारे। अच्छा, जैसे आपने एडिशन का आपने देखा, ऐसे आपका और भी कंसेप्ट चलता है। यहाँ देखिए, शेषफल गुणात्मक भी होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन से ही समझाएंगे डायरेक्ट, वहाँ लिखा हुआ है वही बात को क्वेश्चन से ही समझ जाइएगा। आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इतना गुना इतना, 12 से भाग दीजिए आप, बस समझे। यहाँ से 12 से भाग दिए, यहाँ से एक रिमाइंडर आया, 12 से आप इसमें भाग दिए, 3 रिमाइंडर हुआ। तो पूरा गुना करके 12 से भाग देने का जरूरत नहीं है, इससे इसमें भाग दे के रिमाइंडर निकालिए, इससे भाग दे के रिमाइंडर निकालिए, और इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 आ गया। अब देखिए 12 से क्या ये 3 में लगेगा, छोटा है तो वही रिमाइंडर हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ आ जाता 14, तो फिर 12 से हम 14 में भाग लगाते, 12 से एक बार में लगता 14, तो 2 हासिल आ जाता, 2 हो जाता रिमाइंडर। क्लियर हो गई बातें? एक और चीज़ जानिए, इसको बोलते हैं ऋणात्मक शेषफल की अवधारणा। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, अभी आपको समझा देते हैं हम। कोई कहा आपको कि 109 में 11 से भाग लगाइए, तो एक तो तरीका है कि आप लगाएंगे 11 से 109 में 11×99, आप कहेंगे सर यहाँ रिमाइंडर आएगा 0 और एक 10 रिमाइंडर आएगा। मैं कहता कि 10 रिमाइंडर आया ना, एक काम करिए आप, कुछ गलती लगा रहा हूँ क्या? 109 में 11 से था ना, ठीक तो है। 11×99, 0 9 1 10, ठीक है। यहाँ से 10 रिमाइंडर आया। एक और तरीका है रिमाइंडर निकालने का, पता है? अगर आपको मैं कहूँ 11 से आप लगा दीजिए 109 में 11 दहाई 110, तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, तो -1 आ जाएगा, तो ये निगेटिव रिमाइंडर है। ये क्या हुआ? निगेटिव रिमाइंडर। अच्छा, निगेटिव रिमाइंडर आ गया सर, तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? हाउ वी फाइंड पॉजिटिव रिमाइंडर फ्रॉम द निगेटिव रिमाइंडर? द कॉन्सेप्ट इज, द निगेटिव रिमाइंडर इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिविजर दैट इज द रियल रिमाइंडर। यानी कि जब भी आपको माइनस में रिमाइंडर निकाल लीजिएगा, तो आप क्या कीजिए, इससे इसमें से घटा लीजिएगा। तो 11 में से जैसे ही एक घटाइएगा 10 आएगा, ये आपका ओरिजिनल रिमाइंडर निकल गया। था ना ओरिजिनल? वही चीज़ यहाँ दिया गया, 11 से आप भाग लगाएं, तो आप क्या करो, आपको पता नहीं यहाँ क्या कर दिया है, ऐसे में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मैंने जो बताया वो टेक्निक ठीक है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ दिया गया है, रिमाइंडर ऑफ 10। कोई नहीं, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ दिया गया, कुछ ज़्यादा नहीं है। नीचे क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ इतना 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 डिवाइडेड बाई 13? यहाँ से समझिए, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे, बन जाएगा। देखिए, इन सभी को कहा 13 से भाग देके रिमाइंडर बताइए, तो हम क्या करेंगे, 13 से इसमें भाग देंगे 10 आएगा, इससे में भाग देंगे 10 आएगा, इसमें भाग देंगे 8 आएगा। अब क्या करेंगे कि इन सभी का गुना कर देंगे, चूंकि सबका गुना करना था ना, तब 13 से भाग देना था, लेकिन हम तो टेक्निक लगा रहे हैं, हम तो पहले ही भाग दे लिए अलग अलग। अब सारे रिमाइंडर का गुना कर देंगे, इसमें 13 से भाग दे देंगे 7, यानी कि उन सारे संख्या को गुना करके 13 से भाग देते तो भी 7 ही रिमाइंडर आता है ना। इंटरेस्टिंग थोड़ा क्वेश्चन।
इस पर आधारित एक टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला। जब धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 31 से विभाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना 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 बचते हैं। कह रहा है जब इतना को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको पता है इसमें भाग दिया था 31 से, तो ये शेषफल ये शेषफल ये शेषफल, तो इतना पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए कि ये एक्स का मान मान लीजिए, ये वाई का मान लीजिए और जेड का मान के इसमें डाल के कैलकुलेट करिए और उसमें 31 से भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स बराबर 31 गुना 1 प्लस 17 48। अच्छा, ये बेसिक कैलकुलेशन किया गया है, इसको समझिए। यहाँ से कह रहा है जब धनात्मक संख्या इतना 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 को 31 से, मतलब 31 से आपने भाग दिया एक्स में, तो कह रहा है रिमाइंडर कितना आया, 17 नीचे आया। यहाँ एक से इसका मतलब लगाया था आपने, वही ना, इससे एक से गुना करके और 17 जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। फिर उसी तरह सब में सेम कंडीशन किया गया, 48 सब में जितना आना था आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ ये जो वैल्यू है एक्स वाई जेड को, सारे वैल्यू को इसमें डाल दीजिए और आप इसको सॉल्व करिए। अब जो आएगा उसमें 31 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए आप। क्लियर हो गया, सारे वैल्यू को डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए। कहा गया कि किसी निश्चित संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त है। शेषफल क्या होगा जब हम उसको 8 से भाग देंगे। तो ये बात आज के बाद माइंड में बैठाइए। आपने 72 से भाग दिया तो 11 शेषफल आया, 8 से भाग देना है तो इसमें भाग दे देंगे, पूरा संख्या नहीं पता है ना, 8 से इसमें भाग दीजिए। 8 वन जा 8 लगेगा, 8 3 11 तो 3 आएगा शेषफल। उसी तरह 6 से भाग देना है तो 6 वन जा 6 5 आएगा शेषफल। 9 से चेक करना है तो 9 वन जा 9 2 आएगा शेषफल। वही चीज़ यहाँ निकाल के दिया गया है सेम। समझिए, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, मैं टेक्निक बता दिया वही फॉलो करेंगे, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए 9 से भाग देने पर मैंने क्या बताया था, 9 वन जा 9, एक मिनट, अच्छा माफ़ी चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा गलती बता दिया मैंने, यहाँ वर्ग था, थोड़ा सा समझिए, मैं थोड़ा सा गलती कर रखा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं समझा था। यहाँ दोगुना लिखा है, वर्ग लिखा, मैं डायरेक्ट बता दिया। ये तो सही बताया मैंने। उस संख्या को 8 से भाग देना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 8 से 11 में ही भाग दे देना है। तो 8 वन जा 8, 8 3 11 तो 3 आ जाएगा शेषफल, इसका आंसर 3। अब देखिए उसके दुगने को 11 से भाग देना है, 6 से भाग देना है तो इसका दुगना कर दीजिए, इस रिमाइंडर का ही दुगना कर दीजिए, 22 आ जाएगा। 22 को 6 से भाग लीजिए, 36 18, 18 4 22 तो इसका 4 आ जाएगा आंसर। यहाँ का रहा है उस संख्या के वर्ग को 9 से विभाजित करना है, तो वर्ग को करना है तो आप शेषफल को ही कर दीजिए वर्ग। तो 121 वर्ग करेंगे तो 9 से लगाइए, 9 वन जा 9, 31 9 तिया 27, 27 और 4 31, इसका भी 4 आ गया रिमाइंडर। अब देखिए मैंने बता दिया, अब यहाँ देखिए कितना टफ है, उसी बात को यहाँ कितना घुमा कर दिया गया है। तो बताया वही टेक्निक आपको काम आएगा, हर समय आप यूज कर सकते हैं। अब कुछ रिजल्ट है जो आपको जानना है, इसी का शेषफल नियम का कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहाँ से कह रहा है रिमाइंडर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन को ए प्लस बी से भाग देंगे तो 0 आएगा, वेयर एन ऑड नंबर है। अगर ये पावर में है, अगर पावर ऑड है और नीचे जो संख्या ए और बी है उसी से जोड़ के भाग दीजिएगा तो पूरी कट जाता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, सब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा माइंड में। 71 है, 71 है पावर 371 है, ये ऑड नंबर है तो 8 5 13 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब पूरी कट जाता है। ऑड होना चाहिए पावर, बीच में प्लस की बात हो रही है।
यहाँ देखिए ए के पावर एन, बी के पावर एन, सी के पावर एन, ए बी सी से आप भाग दे रहे हैं 0, एन ऑड है, ऑड नंबर, तो रिमाइंडर जो होता है 0 आएगा इस केस में भी। जैसे 4 2 6 3 9 पावर ऑड है, तो यहाँ भी रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा लागू होगा, कुछ भी रहे, ए बी सी ऐसे कुछ भी रहे, तो ए बी सी जितना हो, यहाँ डॉट डॉट लगाना जरूरी है, यहाँ भी नीचे भी, तो हमेशा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन ऑड होना चाहिए। ऑड है तो 0 आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, यानी यहाँ भी 0 आएगा। एक कॉन्सेप्ट, ये एक ही कॉन्सेप्ट पर इतना चला है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए नीचे, ये सेकेंड नंबर कॉन्सेप्ट है, उसको मैं 1 लिख देता हूँ। क्या है सेकेंड कॉन्सेप्ट, कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन और ए माइनस बी से आप भाग दे रहे हैं तो भी 0 आएगा। लेकिन वैल्यू एन का कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, एमकाना ढेमकाना कुछ भी हो, माइनस है नीचे में तो लग जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 36 है, सम संख्या है और इन दोनों का अंतर है नीचे, तो रिमाइंडर 0 आएगा, इससे पूरा पूरी लग जाएगा। क्लियर हो गई बातें, माइंड में रहेगा। अब आइए तीसरा पॉइंट को देखिए, दो तक हो गया। तीसरा में कह रहा है ए के पावर एन, बी के पावर एन, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा है कि नहीं देखा है, शायद आपने गौर ना किया हो, मैं भी नहीं बोला इस चीज़ को। पावर सेम है और ऑड है, पावर सेम है और ऑड है। पावर सेम था, पावर सेम था सबका, और ये सभी का ऐड नीचे लिखा हुआ था, ऑड था। यहाँ भी देखिए पावर सेम है, पावर सेम है और ए माइनस बी से भाग लग रहा है, 0 आ रहा है, हर वैल्यू के लिए लागू है। पावर सेम रहता है, ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में। यहाँ भी पावर सेम है और इस बार माइनस में ऊपर है, नीचे प्लस वाला से भाग दे रहे हैं, फिर 0 आएगा इवन नंबर के लिए। लेकिन किसके लिए, इवन के लिए। देखिए पावर इवन है और 7 7 4 11 है, तो यहाँ भी 0 आएगा रिमाइंडर। चौथा पॉइंट में है ए प्लस 1 है और एन बटा ए, तो 1 आएगा रिमाइंडर। आपने यहाँ 1 बढ़ा दिया, इससे ये कट जाएगा और 1 के पावर n 1 आएगा रिमाइंडर हर एक वैल्यू के लिए, n का मान कुछ भी हो। जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर आप फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इतना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बेस आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ कहा 74 के पावर 24 है और 73 से भाग देना है, तो इससे 1 कम है ना, तो 1 के पावर 25, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। आगे देखिए a माइनस 1 है, अब गौर से, एकदम गौर से सुनिएगा, यहाँ भी 1 आएगा कब, जब n इवन नंबर हो। लेकिन वही लॉजिक आप लगा सकते हैं, इससे तो ये कट जाएगा, इससे भाग लगाइएगा, इसमें इससे भाग लगाइए तो लगेगा नहीं, -1 रिमाइंडर आएगा, आप a में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ और यहाँ पे कंडीशन एक चीज़ समझिएगा, n जखनी इवन रहेगा ना, n यदि इवन है तो उस समय 1 रिमाइंडर ऑलवेज रहेगा। लेकिन जब a ऑड नंबर हो जाएगा, पावर में ऑड, उस समय क्या करना है कि इस a में से 1 को घटा देना है, या -1 रिमाइंडर होगा। और -1 रिमाइंडर का मतलब ये होता है क्या, 1 में से घटा लीजिए, निकल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन 34 के पावर 282 और भागा 35, 1 का अंतर है और पावर इवन है, तो 1 रिमाइंडर। यहाँ पे है कि 34 के पावर 281 भागा 35, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है, और पावर ऑड आ गया तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 का मतलब है 35 में से आपको 1 घटाना पड़ेगा, 34 आ जाएगा। यहाँ कह रहा है यदि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आप 5 से लगाइएगा तो 2 में तो लगेगा नहीं। आप 2 को ऐसा करिए, ऐसा कुछ करिए कि आप मतलब 1 के डिफरेंस पे आ जाए। क्या है मतलब, जैसे आप इस 231 को क्या लिख सकते हैं, क्या आप 2 के पावर 31 को
आप 2 के पावर 4 और भागा 7, 7 चौक 28, 28 और 29, 30, 31, 3 इतना लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2 के पावर 4 कितना होता है आपको पता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना होता है? 16 होता है। 2 के पावर 4 16 होता है। अब 2 16 के पावर 7 हो गया और गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए 5 से यहाँ भाग लगाइएगा, यहाँ आएगा कितना रिमाइंडर? 1, 1 के पावर 7, यहाँ से रिमाइंडर 1 मिला और यहाँ 5 से 3 बार में लगे, मतलब 3 रिमाइंडर आएगा। तो 3 में 1 से गुना करिएगा तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। क्लियर हो गई बातें? नहीं हुई क्लियर? कोई बात नहीं, आराम से देखते रहिए अभी कुछ देर तक, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। 7 के पावर 19 प्लस 2 है और 6 से शेषफल बताना है कितना आएगा। तो 6 से भाग लगाने जाइएगा तो 1 है आएगा रिमाइंडर, 1 के पावर 19 तो 1 आएगा यहाँ से रिमाइंडर, और जब 2 में 6 से लगाइएगा तो 2 में तो लगेगा नहीं, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर, तो 1 में 2 जोड़िए 3 आ जाएगा रिमाइंडर। देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 3 आ गया रिमाइंडर। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया आगे देखिए, बहुत क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि गौर से सुनिएगा, 9 के पावर 6 और -11 को 8 से विभाजित किया जाए, तो जब 8 से इसमें लगाइएगा तो 1 आएगा रिमाइंडर, 1 के पावर 6, तो यहाँ से 1 आ गया, माइनस है तो माइनस, 8 से इसमें लगाइएगा 11 में तो यहाँ से 3 आएगा रिमाइंडर, जब इसको घटाइएगा तो -2, -2 रिमाइंडर होता है क्या? नहीं ना होता है, तो ये 8 में से इसको घटा दीजिए, आंसर आ गया। बात समझे? क्लियर हुई बातें? अब जो आप सीखने जा रहे हैं अभी तक का सबसे बेस्ट पार्ट पर आप पहुंचे हैं। टफ है लेकिन सीखना है तो सीखना है, तो सीखने ही तो आए हैं। क्लियर हो रही बातें? अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा सेशन चलेगा, आराम से देखिए मेरे साथ। कह रहा है फर्मेट्स थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि मान लीजिए n और p दो सअभाज्य संख्या है, दूसरे शब्दों में HCF इन दोनों का 1 है, मतलब n और p ऐसा है जिसका HCF 1 आता है, तो n के, गौर से सुनिए, n के पावर p-1 को p से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल हमेशा 1 होता है। अच्छा, क्या है इसका मतलब? यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, गौर से एकदम देखिएगा, 5 है यहाँ और यहाँ 3 है, और इन दोनों का 5 और 3 का HCF 1 होता है, तो हाँ सर 1 होता है। क्या इससे एक कम पावर है? तो हाँ है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। वाह, बिना सॉल्व किए होते जी। यहाँ देखिए 7 और 4 का एलसीएम 1 आता है, सॉरी HCF 1, तो हाँ 7 और 4 का HCF 1 आता है, इससे एक कम है, एक कम है तो एक रिमाइंडर आएगा। यहाँ देखिए 7 और 5 का रिमाइंडर, सॉरी HCF 1 है, तो हाँ सर 1 है, इससे एक कम है पावर में, तो हाँ है, तो इसका भी 1 रिमाइंडर। दिस इज नॉन एज फॉर्मेट्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे आधारित एग्जाम में आ जाता है, नहीं पता रहता है तो पागल होते रहता है बच्चा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका यूलर्स थ्योरम ऑफ रिमाइंडर। ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। यदि P और Q दो सहअभाज्य संख्या है, इसका सीधा मतलब है कि इन दोनों का HCF क्या है? 1। तो कॉन्सेप्ट कहता है Q बराबर A के पावर X, B के पावर Y, C के पावर Z डॉट डॉट डॉट। क्या है मतलब? यहाँ आइए, कह रहा है रिमाइंडर निकालना हो तो Q से आप P में भाग दे रहे हैं, और आपको पता है P और Q क्या है, जिसका HCF 1 हो, और पावर कुछ E दिया हुआ है, पावर क्या दिया हुआ है? E, तो इसका रिमाइंडर 1 होता है। और E क्या हो सकता है? N हो सकता है, n इंटू 1 माइनस ए, 1/a, 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c एंड नॉन एज यूलर्स थ्योरम, मतलब नंबर ये वाला। अच्छा, ये चीज़ और जानिए, ABC क्या है? आर प्राइम फैक्टर ऑफ Q, इसका ना प्राइम फैक्टर है ये ABC करके, समझना चाहिएगा। इसका क्वेश्चन समझाते हैं एक, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 11 के पावर 97 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करिए। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 7 और 11 का एक दूसरे का सहभाज्य है, मतलब इसका HCF 1 है, तो हाँ सर 1 है, इसीलिए हम यह यूलर्स प्रमेय लागू कर सकते हैं। क्या करेंगे? यूलर्स नंबर ऑफ 7 इज,
आपको 7 का यूलर्स नंबर निकालना है, तो आप करिए 7 लिखिए गुना 7 में 1 में से 1/7 घटाइए 6 आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट का रिमाइंडर 11 के पावर 97/7। तो रिमाइंडर हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रिमाइंडर कहेंगे 11 के पावर 6 के पावर 16। सात के 11 के पावर 97/7 है। आपने यूलर्स नंबर 6 निकाला है अभी। कैसे निकाला है? 7 था ना, तो 7 लिखेंगे और 7 1 में से घटा के लिखेंगे, यहाँ से 6 आएगा। आगे देखिए, अभी 6 से हम क्या करेंगे, इस 97 को तोड़ेंगे। 6 से जब आप भाग दीजिएगा 97 में, तो 16 96 और गुना 11 अलग लिखना पड़ेगा आपको। बात समझे? तो ये 6 अंदर लिख लेंगे, 16 ऊपर कर देंगे, गुने 11। अब देखिए, इससे इसमें भाग लगाइएगा तो 1 आता है यहाँ से। यहाँ से क्या आएगा आपको रिमाइंडर 1, और यहाँ से कितना आएगा तो 4। तो आपका फाइनल रिमाइंडर इसका 4 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसको यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। ये हाई लेवल के एग्जाम में आएगा, नॉर्मल एग्जाम में ये नहीं आएगा प्रश्न, लेकिन जिनको भी टफ एग्जाम देना है, मतलब समझ रहे होंगे आप टफ हल्का से में क्या बोलने का सेंस है, तो वहाँ पे ये काम आएगा। क्या है, बहुत आसान है। आपको क्या नहीं, 7 से ही निकाला गया नंबर है। तो 6 बार में लगाइए, 16 96, जो भी एक्स्ट्रा आएगा इधर लिख लीजिए, इससे इसमें भाग लगाइएगा, लग जाएगा। और इससे एक कम यहाँ होता है, और ये इसमें भाग लगा के चेक कर लीजिए, फाइनल निकल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी अभाज्य संख्याओं के लिए यूलर संख्या दी गई अभाज्य संख्या से एक कम संख्या होगी। हमेशा देखिएगा, 5 से 4, 7 से 6, 11 से, देख रहे हैं, यूलर संख्या हमेशा एक कम रहता है। 5 है तो 4 आता है, 7 है तो 6 आता है, 11 है तो 10 आता है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम। इन्होंने कहा यदि p एक अभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो p-1 फैक्टोरियल प्लस 1 p से विभाज्य होती है। दूसरे शब्दों में p-1 फैक्टोरियल को p से विभाजित करने पर -1 शेषफल प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब यहाँ आइए, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल देख रहे हैं। जैसे कह रहा है जब 40 फैक्टोरियल को 41 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करके बताइए। तो थोड़ा टफ है ना, तो हम क्या करेंगे, 41-1 करेंगे फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं ना, 40 को 41-1 फैक्टोरियल, बटा के नीचे 41 है। अब आप जानते हैं 41 से 41 तो कट जाएगा, तो 41 से इसमें लगाएंगे तो -1 आएगा रिमाइंडर, और -1 को क्या करिए 41 में से घटा दीजिए, 40 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको जानना है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है कि x प्लस के किसी बहुपद f(x) का गुणनखंड तब होगा जब f माइनस के 0 होगा। यानी कि ये जो k है ना, x प्लस के किसी भी बहुपद f(x) का गुणनखंड कब होगा, जब ये इसके बराबर में 0 डालिए। x प्लस के बराबर 0 डालिए, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के। आप इसको वैल्यू डालिए f(x) के अंदर, और एक एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, 0 ऐसे आएगा। उसी तरह आगे और भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे ax प्लस के है, तो उस समय क्या निकल के आएगा, ax प्लस के बराबर 0, तो x बराबर -k/a। हमेशा ऐसे डाल के चेक कर सकते, कुछ भी हो, बहुत तरह के हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इक्वेशन, ठीक है। अब उन सभी वैल्यू को डाल के निकाला जा सकता है। एक बढ़िया सा ये टॉपिक आता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कि कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, क्रमिक विभाजन की अवधारणा। आइए क्रमिक विभाजन की अवधारणा को समझने के लिए एक उदाहरण लें। कह रहा है मान लीजिए कि किसी संख्या n को क्रमिक रूप से 3, 4, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 1, 4 प्राप्त होता है। समझे, ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या है कि मान लिया आपने किसी संख्या n को आपने क्रमिक रूप से भाग दिया, 3 से भाग दिया तो 2 रिमाइंडर आया, 4 से आपने उस संख्या में भाग दिया तो 1 रिमाइंडर आया, फिर आप 7 से भाग दिया तो 4 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। तो कह रहा है n क्या है। ऐसा जब भी दे तो आराम से आप डिवीजन लिखिए जिससे आपने भाग दिया है,
3 से 4 से 7 से, और उसके नीचे नीचे रिमाइंडर लिखे, रिमाइंडर आया 2 1 4। आपको क्या करना है, चार चौका 16 और 1 17, 17 तिया 51 और 2 53। क्लियर हुई बात है, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझाते हैं। जितना आपको देगा आप सारे को लिख लेंगे, जितना से आपने भाग दिया है, जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसके नीचे लिखेंगे। आपको ये स्किप कर देना है, इस वैल्यू को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और इधर से चलना है ऐसे ऊपर की तरफ। यहाँ से 4 चौका 16 1 17, 17 तिया 51 और 2 53। एन का मान आपने निकाल लिया। उसी बात को यहाँ पे समझाया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप देख लीजिए कैसे काम करता है। अगर आप सबसे पहले 3 से आपने भाग दिया था, 3 से 53 में भाग दिया, 17 आएगा, रिमाइंडर 2। फिर आप 17 में 4 से भाग दिया तो 4 बार मिलेगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर 1। फिर आप क्या करेंगे, इस 4 में 7 से भाग देंगे, 0 आएगा रिमाइंडर, मतलब 0 बार मिलाएगा तो 4, तो इसीलिए 7 छोड़ देते हैं। देखिए 4 चौका 16 1 17, 17 1 17 2, सॉरी 1 मिनट कैसे गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ से मतलब गुना करके नहीं निकलेगा। यहाँ से सिर्फ ये पता चल रहा है कि आप कितना कितना भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। वो टेक्निक तो मैं बताया ही कैसे गुना करना है। एक और क्वेश्चन देखिए ना, थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब किसी संख्या को इतना इतना से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः इतना इतना शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इन दोनों से आप संख्या निकाल सकते हैं। तो हाँ सर, पहले आप 3 4 7 लिखेंगे, 2 3 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और ऐसे ऐसे चलना है। यानी कि 5 चौका 20, 20 23 60, 36 18, 180 में 2 जोड़ेंगे 182। ऐसे गलती हो गया, रुक जाइए ज़रा। अच्छा सारा गुना ही मैं कर दिया, गलती कर दिया मैं। 5 चौका 20, 20 3 23, 23 में 3 से गुना करके 2 जोड़ना रहता है, 71 आएगा। 23 तिया 69 और 2 71। क्लियर हुई बात है। मतलब इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है, ऐसे होता है। 71 में अब इस 71 को आप भाग कितना से दे दीजिए, 84 से। तो 84 से तो 71 में लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर 71 ही रह जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि किसी दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या इस प्रकार जोड़ा या घटाया कि इस भाजक से विभाजित हो जाए। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ से मतलब इतना, वो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 93 से विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन था, तो आप 93 से इसमें भाग दीजिए, जोड़ने वाला है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, आप उस रिमाइंडर को इसमें से घटा के और आंसर निकाल लीजिएगा। इसको इससे घटाइएगा, जो संख्या आएगा ना वही इसमें जोड़ने से कट जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप सोचो ना ज़रा, ये इतना फालतू आ गया है, इतना फालतू, इसमें और कुछ जोड़ देते तो इससे कट जाता, कितना जोड़ना पड़ता। तो इसको इससे घटा के चेक कर लीजिए, 57 इसमें और जोड़ देते तो एक बार में कट जाता ना, 93 रहता। तो इसीलिए इसको इसमें से घटा लेते, वही आंसर होता है मेरा। अच्छा इसी में लिखा रहता है कि वो कौन सी संख्या घटाई जाए, ये भी तो पूछ सकता था। छोटी से छोटी संख्या तो कुछ नहीं करते, यही आंसर हो जाता। ये फालतू है ना, इसको इसमें से घटा के हटा देते तो 93 से घट जाता। तो घटाने वाला में यही आंसर, और जोड़ने वाला में इसको इसमें से घटा देते हैं और वो आंसर होता है जोड़ने वाला में। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि 139 से पूर्णतः विभाज्य
संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इससे इसमें भाग दीजिए। घटाना है इसमें से तो रिमाइंडर ही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है बातें? आइए यहाँ के बाद ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है, इसको स्किप करिए, यहाँ पे आइए। यहाँ कहा जा रहा है आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होता है। तो हम लोग आराम से जानते हैं इस चीज़ को, जैसे प्रथम पद ए होता है, डी सार्वंतर होता है, ए में डी जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है, अगर इसमें इसको डबल करके जोड़िएगा तो तीसरा पद, 3 गुना करके जोड़िएगा तो चौथा पद, ऐसे ही मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है nth टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, या लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और बटा कॉमन डिफरेंस और माइनस वन, तो ये निकल जाता है एनवा पद, सॉरी नंबर ऑफ टर्म निकल जाता है। यहाँ से कुल पद ही है, कुल पद का ये फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, अगर उसी को सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा भी एक होता है एन बाई टू ए प्लस टी एन बाई टू ए प्लस टी एन क्या है, अंतिम पद, और ए क्या है, प्रथम पद अंतिम पद जोड़ दीजिए और एन बाई टू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एन क्या है, नंबर ऑफ पद है। एक चीज़ और, एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है कि दो संख्या दिया गया है ना, दोनों जोड़िए और आधा कर दीजिए, दोनों जोड़ के 2 से भाग, समांतर माध्य। एक और यहाँ पे है टॉपिक, इसको भी समझिए जरा। यहाँ कह रहा है कि इन अ जनरल इफ ए बी सी एन टर्म्स आर इन ए पी देन सामान्यतः यदि ए बी सी एन पदों तक है तो समांतर श्रेणी में है, तो एम जो होता है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सभी को जोड़िए और एन से भाग दीजिए, अरिथमेटिक मीन। इसी को हम लोग औसत भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज औसत, एवरेज। 3 क्रमागत पद अगर मानना हो कभी भी आज के बाद, तो माइंड में रखिए, बीच में ए लीजिएगा, ए में से कॉमन डिफरेंस घटाइएगा और ए में कॉमन डिफरेंस जोड़िएगा, ये बीच वाला है, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर 4 कंजुगेटिव टर्म मानना हो तो याद रखिएगा इसमें ए से शुरू नहीं होता है, एक होता है ए माइनस डी, एक होता है ए प्लस डी, एक होता है ए माइनस थ्री डी, एक होता है ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस टू डी और ए माइनस टू डी, आप ये नहीं ले सकते, ये संभव नहीं है, काम खराब हो जाएगा आपका अगर ऐसा आप सोचे हैं तो मन में, आपको 3D करना रहता है, ध्यान रखिएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन फार्मूला से निकलता है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, इसमें ध्यान रखिएगा एक टॉपिक यहाँ पे कि ए को प्रथम पद इसमें कहा जाता है और सार्वनुपात को हम लोग आर कहते हैं, आर को सार्वनुपात कहते हैं। अब इस पे फार्मूला क्या होता है वो देखिए, यहाँ है nth टर्म ऑफ एन जीपी निकालना हो तो गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद निकालने का फार्मूला टीएन बराबर ए आर पावर में n माइनस वन, टीएन बराबर ए आर पावर में n माइनस वन होता है। एन फॉर नंबर ऑफ टर्म, आर फॉर कॉमन रेशियो, ए फॉर प्रथम पद। नेक्स्ट है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन जीपी, जीपी में हो एन टर्म का सम निकालना, तो सम निकालने का अलग अलग फार्मूला है। जैसे सबसे पहले देखिए, अगर मान के चलिए आप निकाल रहे हैं कॉमन रेशियो, ठीक है, आर कॉमन रेशियो आपने निकाला, अगर वो एक से क्या है, छोटा है, एक से छोटा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है एक में से घटाना है, एक से छोटा है तो एक में से घटाना है, ए एक माइनस आर के पावर एन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक से छोटा है यहाँ पे, है ना ये साइन,
कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर के पावर एन और बटा में यही चीज़ 1 माइनस आर। यहाँ पावर तो यहाँ पावर नहीं होता है। अच्छा 1 से बड़ा हो यानी इस बार ये टर्म बड़ा हो गया तो ये इधर आ जाएगा, छोटा इधर आ जाएगा। तो ये रहेगा आर के पावर एन -1 और सेम नीचे आर -1 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो गया। एक और होता है, यही 2 कंडीशन होता है। एक और होता है अनंत वैल्यू के लिए। क्या होता है? अनंत वैल्यू के लिए। अनंत वैल्यू में क्या होता है कि एस अनंत के लिए होता है ए बटा 1 माइनस आर। ये कॉमन रेशियो है, 1 माइनस कॉमन रेशियो। और ये जो होता है आर का मान -1 से लेके 1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच होता है आर का मान। यहाँ कह रहा है इफ द कॉमन रेशियो is equal to 1 then the sum of the first n term of the GP is given by Sn बराबर na। बात समझे? प्रथम पद में n से गुना कर दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होगा। ये कहाँ लागू होगा? जब कॉमन डिफरेंस 1 हो, रेशियो 1 आए। कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो 1 आए, आर का मान 1 आए, उस समय करते हैं हम na। इसके अलावा आप कुछ जरूरी बात जानिए, गुणोत्तर माध्य जानिए। जैसे अभी आपने देखा था समांतर माध्य, तब गुणोत्तर माध्य है तो कैसे निकालिएगा, उसको समझने के लिए यहाँ से आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने कुछ स्क्रीन पर इस टाइप का रहेगा। यदि g दो संख्याओं a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य है तो g बराबर √a और b होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, ये अच्छी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक हो गया। थोड़ा मैं स्टार मार दूँ, समझे? स्टार मारने से माइंड पर खिलता है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए 4, 28 और 27 का गुणोत्तर माध्य निकालिए। तीन आइटम दे दिया है तो क्या करिएगा, जीएम बराबर यहाँ क्यूब रूट करिएगा, क्यूब रूट ABC। यहाँ पे 2 टर्म था तो क्या स्क्वायर रूट किया गया। समझ रहे हैं बात को? अच्छा आप कहिएगा ज़्यादा रहे टर्म तब सर, तो देखिए ना यहाँ पे n टर्म का निकाल दिया। सारे को आपस में गुना करिए, सारा को आपस में क्या करना है, गुना करना है। और जितना टर्म है ना उतना पावर लगा दीजिए 1 बटा करके। 3 कंजुगेटिव टर्म मानना हो तो कैसे मानिएगा, गुणोत्तर श्रेणी में AR और AR², या एक तो ये मान सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक, या आप ऐसे भी मान सकते हैं A बटा R A और AR, A बटा R A और AR। 4 मानना हो तो कैसे मान सकते हैं, या तो आप ये मान सकते हैं और या ऐसे मान सकते हैं AR AR² AR3, सॉरी A बटा R² A बटा R AR और AR², ऐसे कर सकते हैं, सीक्वेंस में रहता है। इस टॉपिक को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B, A और B 2 पॉजिटिव नंबर है। तो पहला कर रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट मस्त वाला है, याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन मैं कई बार देखा हूँ, आजकल पूछा जाता है एग्जाम में कि अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो A और B बाई 2 होता है, जियोमेट्रिक मीन बराबर होता है √AB, और हार्मोनिक मीन जो होता है हरात्मक मान में 2AB बाई A+B होता है। और इन तीनों का आपस में ना एक मिक्सचर है, मतलब तीनों मिलकर, मतलब अर्थमेटिक को हार्मोनिक से गुना करिए तो ज्योमेट्रिक का स्क्वायर होता है, मतलब इसका इससे गुना करिए तो ये मिलेगा आपको, इसको इससे गुना करके ये आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं आ रहा है, आप खुद देख लो ना करके, प्रैक्टिकल करने का चीज़ है ये। मैं करके दिखाऊं क्या? देखिए हमने कहा एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है जियोमेट्रिक मीन, और एक होता है आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन और इन दोनों को गुना करिएगा ना तो आपको मिलेगा आपको इसका GM का स्क्वायर। हम जानते हैं इसका होता है √AB होल स्क्वायर कर दीजिए। अरिथमेटिक मीन होता है A+B/2, इसका क्या होता है 2AB बाई A+B। A+B से A+B 2 से 2 गया, यहाँ क्या बचा AB, यहाँ से ये कट गया, क्या आ गया AB आ गया कि नहीं आ गया, बराबर हो गया। समझे? वही चीज़ यहाँ दिया गया था। कुछ कॉन्सेप्ट जो शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए कुछ फार्मूला। जैसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लगातार n नेचुरल नंबर दिया हुआ, इसका सम निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। आगे है आपका कि अगर वर्ग रहे, नेचुरल नंबर का वर्ग कह दे
देख रहे हैं, वर्ग हो गया। उस समय क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन 1 और 2n प्लस 1/6 वर्ग रहे तो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। अगर घन रहे तब पावर 3 वाला, तो ये जो पहला वाला था ना उसी का स्क्वायर कर देते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। वर्ग का है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। याद रखने का तरीका सुनिएगा ज़रा। ये तो याद रहेगा कि शुरू वाला का स्क्वायर करना रहता है। अच्छा, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि स्क्वायर क्यों करते हैं घन में। तो आप यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, n से n यहाँ पे है, इसका स्क्वायर होगा और गुना होगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो काम नहीं करेगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा स्क्वायर वाला का क्या होता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। थोड़ा बार बार देखने से ना याद हो जाएगा। एक और चीज़ आप जान लीजिए, ये भी बहुत काम का है। नीचे जो है यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी इवन इंटीजर्स, सम ऑफ इवन नंबर जो भी होता है उसको जोड़ने का तरीका क्या है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। सिर्फ इतना ही होता है, n इंटू एन प्लस 1। मान लिया कभी कभी कहेगा प्रथम 20, क्या कह दिया, प्रथम 20 सम संख्या को जोड़िए। प्रथम 20 सम संख्या, तो 20 गुने 20 गुने 20 गुने 21 आंसर आ गया। उसी तरह कह दिया कि प्रथम 5 विषम संख्या का बताइए वर्ग, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। जितना कहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। और जितने भी सम संख्या है उसको 2n के रूप में आप लिख सकते हैं, जितने भी विषम संख्या उसको 2n - 1 के रूप में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। बाइनरी नंबर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, तो बाइनरी नंबर मैं नहीं सिखाऊंगा। जिनको देखना है आप देख लीजिए ज़रा बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर में कई तरह के नंबर्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम के पार्ट्स नहीं है तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको सिंप्लीफिकेशन, नया जो हमारा चैप्टर आने वाला है 7 नंबर सिंप्लीफिकेशन। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब इसको लाऊं तो बहुत कुछ इसको सीखने को मिला। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सब है ना, माशाल्लाह हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये सब, गुना वाला। और इसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट आपके बीच रखेंगे, देख सकते हैं पूरा भरा हुआ इसी चीज़ से। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही काम का होने वाला है सेशन। तो इंतज़ार कीजिए, ऐसा वाला भी सारा सिखा देंगे ट्रिक से, ये कैसे बनता है। बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। लंबा क्लास इसमें भी चलेगा। कोशिश करेंगे कि एक क्लास में इसको मैं समझा दूँ। उसके बाद हमारा बहुत तगड़ा टॉपिक सब आने वाला है, अलजेब्रा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।